नमस्कार। आज फिर हम ताज़ा और नई खबरों के साथ मौजूद हैं। शेखर जी आज खबरों के साथ में बहुत सारी जानकारी दूसरी भी लाए हैं, कुछ राजनीतिक में हम चर्चा कर लेंगे, पर हम आज सबसे पहले हमने अभी 2 दिन पहले खबर दिखाई थी जो अग्निबाण में छपी थी शेखर जी, और उसमें ये था कि पलासिया पुल के जो ये बना हुआ है, अपने क्या बना है, इंडस्ट्री हाउस से पलासिया पुल लाने वाला, उस पुल को लेकर उसमें अग्निबाण में खबर ये थी कि उस पुल का काम भी चलता रहेगा और चौड़ा भी होगा। पूरी जानकारी उसमें थी नहीं, पर उस मामले में नगर निगम ने इस कार्यक्रम में अपना पक्ष प्रस्तुत किया और उन्होंने ये बताया हमें कि इस पुल पुल बहुत मजबूत है, ये इसलिए इसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाएगा। इसके दोनों तरफ 15-15 फीट को चौड़ा किया जाएगा। तो जब 15-15 फीट पुल चौड़ा किया जाएगा, उससे इस पुल के चलने और आने जाने में कोई बाधा नहीं होगी। नया पुल जो बनेगा वो इसी के साथ कंटिन्यू बाद में कर दिया जाएगा। इससे कहीं पे यातायात के दबाव पे या प्रभाव कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसमें हमने उसका स्पष्टीकरण इसलिए दिया कि चूंकि नगर निगम ने हमें बताया था कि ये पुल इस प्रकार से बनेगा। हम पहले समझे थे शायद कि पुल ऐसा बनेगा कि वो एक साथ में काम चलता रहेगा। ठीक है ना शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब हम खबरें शुरू करते हैं। आज हम पहले अग्निबाण की खबरों पर बात कर लेते हैं। अग्निबाण की खबरों में आज कुछ खबरें हैं जिस पर हम बात करते हैं। आज महाकुंभ का तीसरा दिन है आज महाकुंभ का, और स्नान अच्छा चल रहा है वहाँ पर, वो अलग कार्यक्रम है उनका। पर आज जो है शेखर जी का, आज दिन का तापमान और रात के तापमान में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई। और आपको आश्चर्य होगा कि दिन का तापमान जो है वो 5 डिग्री से ज़्यादा उछल गया। तो जो अच्छी खासी ठंड लग रही थी, जो कल परसों में जिन लोगों ने कोल्ड डे झेला है, उनको आज बड़ी राहत मिली है इससे। और एक और जानकारी इसमें आपको देता हूँ मैं कि आज जो आंकड़े हम निकाल रहे थे, तो 1935 में 16 जनवरी के दिन -1.1 डिग्री टेम्परेचर भी इंदौर में रहा है। ये अपने आप में बड़ी वो बात है कि उस टाइम पे कितना पर्यावरण कैसा रहा होगा मौसम, कि 1935 में जब यहाँ घने जंगल हुआ करते तब यहाँ 1.1 का टेम्परेचर। क्या शेखर जी पूरा बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहर में जिस तरीके से हरी आबादी वाला एरिया जो खत्म होता है रहा, ग्रीनरी खत्म हो रही है, उसके बाद गर्मी अपना रूप दिखा रही है, मौसम भी अपना रूप दिखा रहा है। किसी दिन बहुत ज्यादा कोल्ड डे कर देता है, अगले दिन हमें गर्मी दिखाने लग जाता है। ऐसा ही कुछ मौसम का मिजाज भी चल रहा है। मकर संक्रांति की ठंड भी खिला दी है और हल्की किसी गर्मी का एहसास भी करा दिया गया कि सूर्य अब उत्तरायण की ओर जा रहा है। वो मौसम में ठंड आपको दिखा दी, तिल के लड्डू आपको ही खाना थे, उन्होंने अपना काम किया, आप अपना काम कर सकते होगे। दूसरा एक और खबर थी चित्रकूट के घाट पर। भाई आज भाजपा के राजनीतिक 2 पावर सेंटरों की चर्चा, इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं शेखर जी, इस मामले में हमारी बात हो चुकी। एक ये खबर अच्छी है अग्निबाण में कि जीरो वेस्ट बनेगा शहर का एक जोन, और 50 टन कचरे का हर दिन निपटारा होगा। इसके साथ में जो निजी क्षेत्र से भागीदारी की जा रही है, बहुत बढ़िया प्रयास है। और अगर ये हो गया तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-4 सालों में हम पूरी तरह से कचरे से मुक्त हो जाएगा शहर ये। और इसके लिए कई अत्याधुनिक मशीनें लगाई जा रही ताकि कचरे का निपटान उसी जोन पर हो जाए। शेखर जी, इस जोन में कितने वार्ड आते होंगे? कौन सा जोन है ये? जोन 18 है ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस जोन के अंदर 4 वार्ड आते हैं, और सबसे अच्छी बात है पालदा जैसा वार्ड इस जोन में आ रहेगा। और इस जोन की जिम्मेदारी लिए गोदरेज समूह ने, जिसने पिछले दिनों तलावली चांदा में करोड़ों की जमीन लेकर हमारे रजिस्टर्ड विभाग को मालामाल किया था। गोदरेज समूह की एक काम करने का तरीका है, वे जिस भी शहर में जाते हैं, यहाँ पर गोदरेज समूह अपनी इमारतें ला रहा है। इमारतें जहां वो लाता है, जहां अपने लोगों को वहां बसाता है, वो लोगों को वहां पर वो CSR के तहत दूसरे काम भी करता है। इसलिए उसने नगर निगम में दिलचस्पी दिखाई है कि एक जोन उन्होंने ले लिया है। संयंत्र अभी नगर निगम देगा, पैसा वो लगाएंगे, कर्मचारी भी सारे को तनख्वाह पे देंगे, और उस वार्ड को बिल्कुल कचरा मुक्त कर देंगे। उसका कचरा नगर निगम को ना उठाना पड़ेगा, ना कहीं ले जाना पड़ेगा। पालदा का जो पुल, 3 इमली पुल जो है, उस पुल के नीचे का हिस्सा इन्हें दिया जा रहा है, जहां ये अपना पूरा तामझाम लगाएंगे। यार इतनी अच्छी कंपनी है तो पूरा नगर निगम में क्यों नहीं दे देते इनको कि पूरा काम खत्म हो जाएगा? अच्छा है ना, जब इतनी अच्छी कंपनी जब शहर में आ रही है तो नगर निगम ही दे देना चाहिए। तो कम से कम अभी शुरुआत है एक जोन की। शहर के धीरे धीरे जो जितने भी रियल एस्टेट के बड़े खिलाड़ी यहाँ आ रहे हैं, वे एक एक जोन को उठाते जाएंगे। हाँ, क्योंकि अब तो शर्त हो गई ना कि भैया उनने उठाया तो भाई उनने दिया, आप क्या दे रहे होगे, ऐसा वाला मामला हो गया। नहीं, अच्छी बात है। दूसरा एक और खबर है ये अग्निबाण में, इंदौर उज्जैन 6 लेन में जो बाधक 50% से ज्यादा अतिक्रमण हटाने का दावा किया जा रहेगा। और रोड का काम तो चालू हो ही गया। शायद जो एजेंसी ने काम लिया तो उसने काम शुरू कर दिया। जयपुर की शायद एजेंसी थी वो जो काम कर रही है। क्या है शेखर जी? सर, इंदौर उज्जैन 6 लेन को सिंहस्थ के मद्देनजर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की प्राथमिकता है, और मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी की दिलचस्पी भी इस रोड को बनाने में है। उन्हें लग रहा है कि सिंहस्थ में जो लोगों का आना होगा उन्हें सुविधा रहे, इसके लिए इस रोड को 6 लेन किया जा रहा है। इसका काम शुरू हो गया है और अगले साल दिसंबर तक इसे पूरा करना है, 27 आखिरी तक।
26 आखिरी तक, उसके बाद में है CS की शुरू हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है अच्छा तैयारी, और 50% जो कह रहे हैं कि कब्जे बाधाएं हट गई है, उस रोड पे इतनी बाधाएं थी भी नहीं कि इतनी दिक्कत आती सड़क के लिए। नहीं, निश्चित रूप से एक और बार हम चर्चा राजनीति में कर लेंगे, और वो ये है कि कल रमेश मेंदोला हुचका पकड़े खड़े थे और दादा भैया जो हैं वो पतंग उड़ा रहे थे। हर बार वही पतंग उड़ाते हैं, दादा बेचारे हुचका लेके खड़े रह जाते हैं। तो कल बदले बदले से सरकार नज़र आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है शायद कि चित्रकूट के बाद में जो है सरकार में निखार भी आ गया है, क्योंकि मुस्कुराहट भी चेहरे बढ़ गई है। अब राम जाने क्या वहाँ लीला हुई है तो वही बता पाएंगे, पर इस पर हम राजनीति में चर्चा कर लेंगे शेखर जी। और हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर की खबरों में पहले पेज की खबरों की बात करता हूँ आपसे। 4 महीने के अंदर 62 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए शेयर निवेशकों के। विदेशी निवेशकों ने इस कदर लूटा पार्टी की है, पैसे इस कदर निकाले हैं कि पूरा बाजार खूना खच्चर हो गया है। और शेयर बाजार को लेकर 13% गिर चुका है अभी हाल 2 महीनों के अंदर शेयर बाजार, और उसके कारण 62 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बाजार में चले गए हैं। और जो 22 बड़े फंड मैनेजर हैं इस देश के, जिनके IPO वगैरह चल रहे हैं, उन्होंने ब्लूमबर्ग को अपनी जानकारी देते हुए बताया कि अभी तो शुरुआत है, मार्च तक 5% और गिरेगा, इसी के साथ रुपया भी गिरेगा। तो आने वाले समय में जैसे आप जो है खाने का तेल मंगाते हैं, या आप जो दालें मंगाते हैं, जो 70% आपके आयात हो रही, इन सब की कीमत बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव समाप्त हो जाने से पेट्रोल, डीजल, दालें, ये सब के भाव बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और थोड़े बहुत नहीं बढ़ेंगे, इस बार अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। और देश की बैंकों में नकदी की भारी कमी हो गई है। 1.25 लाख करोड़ रुपए कम हो गए हैं बैंकों के अंदर, पैसा है नहीं। तो बैंकों ने जो है अपने यहाँ बोर्ड लगा दिए कि 2 लाख रुपए से ऊपर लेना हो तो आपको एक दिन पहले आकर बताना पड़ेगा। इसके अलावा एक खबर और है, इंदौर पीथमपुर उद्योग के लिए बनेगी पोर्ट कनेक्टिविटी। अभी तक जो है 5 से 6 दिन लगते थे गुजरात पोर्ट तक जाने में, या बॉम्बे पोर्ट तक बंदरगाह जाने में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। अब इस रोड के बन जाने से केवल मात्र 16 से 18 घंटे के बीच में पीथमपुर से पूरा कॉरिडोर से जो कंटेनर है वहाँ पहुँच जाएंगे। एक अच्छी खबर है शेखर जी, एक उपलब्धि तो है शेखर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसकी जरूरत भी थी पीथमपुर को, इंडस्ट्रियल एरिया को, पोर्ट को लेकर। और एक और खबर ये है जिस पर हम बात कर लेते हैं, शराब की दुकानों में अब वापस परिवर्तन किए गए हैं। जो आहते बंद कर दिए तो उनकी जगह परमिट रूम खोले जाएंगे। सरकार की वित्तीय हालत बहुत खराब है, और उसको लेकर नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। तो 200 नई दुकानों में तो हम पहली बात कर चुके थे, पर अब ये दुकानें, ये जो आहते खुलेंगे, यही बाकायदा नीलाम किए जाएंगे। इससे सरकार की कोशिश है कि 200-300 करोड़ इससे भी आ जाए। पर भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि अच्छा है परमिट रूम खोल दिए जाए। जिस तरीके से आहते बंद करने के बाद शराब की दुकान के आसपास सड़क पर आहते बन गए थे, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी, कम से कम परमिट रूम खोल दे, अंदर बैठ के तो पियेंगे कम से कम। शहर पे तो अल्लाह, रोड पे तो नहीं तांडव मचाएंगे ये लोग। हाँ, इससे दोनों का सम्मान रहेगा। एक तो परमिट रूम में बैठेंगे तो परमिट लेके बैठेंगे, और अभी सड़क पे बिना परमिट बैठे रहते हैं तो उससे भी बचेंगे। कम से कम इज्जत दोनों की बचेगी, क्योंकि सरकार को पैसा तो दे ही रहे हैं ना वो बेचारे, उनका भी सम्मान तो होना चाहिए। एक बड़ी दुखद खबर है यार ये, कि एक वो चीनी डोर से अंततः इंदौर में एक बच्चे का गला कट गया, और जो है उसको नहीं बचा पाए। और इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा था, वीरलाल पाटीदार कॉलेज में 2nd ईयर का छात्र था वो। और ये गले पूरा जो है, मैं फिर आग्रह करता हूँ आप लोगों से और तमाम लोगों से कि कृपया अपने आसपास चीनी डोर का कहीं पर भी काम हो रहा है उसकी सूचना शासन को दें, ताकि इस प्रकार के हादसों से अपने बच्चों को हम बचा पाएं। नहीं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, किसी पतंग से पता लगे कि आपके परिवार में किसी को क्षति हो गई है। तो हमारा तो आग्रह है शेखर जी, क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसी खुशी भी हमें नहीं चाहिए कि थोड़ी सी देर की किसी की पतंग काटने के लिए हम उस चाइना डोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस नायलॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी की जान ले रही है। अब किसी की जान से कीमती हमारी वो खुशी नहीं हो सकती। तो इस बार प्रशासन ने अपनी कोशिश भी की, पर जो लोग नहीं माने हैं उन्हें सबक लेना चाहिए। कम से कम उस बच्चे की तरफ देखना चाहिए जो मनावर से इंदौर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था, और सामान लेने जाते वक्त उसके गले पे वो डोर फंस गई और उसके जीवन की लीला समाप्त हो गई। अब प्रभात खबर की दूसरी खबर भी हम ले लेते हैं। एक खबर पढ़ देता हूँ आपको। इंदौर में रुकेंगे राहुल गांधी, और 3 दिन बाद आ जाएगी टीम जो राहुल गांधी के कार्यक्रम को देखेगी। बड़ी खबर एक और ये है कि मेघदूत चौपाटी के जो दुकानदार हैं वो बेचारे हफ्ते भर से धरने पर बैठे हैं, उनका कोई निराकरण नहीं होता। शायद 130 दुकानों को देने का बोल तो दिया, तो फिर हुआ क्या है इसमें? एक्चुअली 400 से ज्यादा दुकानें मेघदूत चौपाटी पर लगती थी। अब उनमें से 130 को दुकान देने की बात कही जा रही है। उनके लिए जगह भी अलग अलग उनको टुकड़ों में बांटा जा रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इधर उधर फेंक दिया जाएगा तो चौपाटी का महत्व खत्म हो जाएगा। जब तक ये लोग एक जगह इकट्ठा होकर कहीं नहीं बैठेंगे वो चौपाटी नहीं कहलाएगी। तो इस वजह से ये लोग धरने पे बैठे हैं। इनके साथ में वो लोग भी होली हैं जिनका नंबर 130 में नहीं आ रहेगा। 8 दिन हो गए हैं, ठंड खा रहे हैं, गर्मी खा रहे हैं, दिन से रात तक बैठे हुए हैं, कोई नहीं पहुंचा है। चिंटू चौक से कल पहुंच गए थे रात को, भरोसा दिला के आए हैं। हालांकि कितनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे ये अभी कहना मुश्किल है। हाँ, सही बात है।
मुझे ऐसा लगता है चौपाटी तो नहीं बनेगी, पर इनका कामकाज जरूर चौपट हो जाएगा अगर ये ठीक ठाक स्थिति में नगर निगम ने सही समय पर सहयोग नहीं दिया था। वैसे भी इतने दिनों से घर बैठे क्या घर चला रहे होंगे अपना, ये एक नया संघर्ष है। अब हम पत्रिका की खबरों की बात कर लेते हैं। पत्रिका में शेखर जी एक खबर है ये अतुल पोरवाल की, और उन्होंने 9 महीने का पूरा हिसाब किताब दिया और विधायक निधि खर्च करने में मालिनी गौड़ अव्वल है और मंत्री महोदय फिसड्डी है। तो मंत्री महोदय कौन से वाले? कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश वर्गीय। तो मुझे लगता है कैलाश वर्गीय इतने फिसड्डी तो नहीं हो सकते कि आप 4.5 लाख रुपए खर्च करें और तुलसी सिलावट जी जो है वो 32 लाख रुपए खर्च कर दें। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्या है? बिल्कुल, मुझे भी ये खबर थोड़ी चौंकाने वाली लगी है। हालांकि अतुल पोरवाल ने पूरे नाम से बाईलाइन खबर दी है, पहले पन्ने की पहली खबर लगी है, तो इसकी सच्चाई पे तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। पर अगर ऐसा सत्य है तो ये बड़ा ही शर्मनाक है कि शहर में जो विधायकों को 2.5 करोड़ रुपए एक साल में खर्च करने के पावर दिए गए हैं, उसमें से वो मात्र जो है 5 लाख रुपए 32 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। पर ऐसा भरोसा गले उतर नहीं रहा है मेरे पर, फिर भी ठीक है, खबर दी है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनके पास। पर इस खबर के हिसाब से देखा जाए तो महेंद्र हार्डिया ने बाजी मारी है। महेंद्र हार्डिया की बात करें 245 लाख रुपए बांट चुके हैं वो अपने तकलीफ देने, जो लोग तकलीफ के लिए आते हैं उनकी मदद मांगने वगैरह के लिए। और दूसरे नंबर पे मधु भैया ने दिल खोल के पैसा दिया है, सरकार का पैसा तो उन्होंने कहा बांटो जितने। मालिनी भाभी तो 248 लाख रुपए खर्च कर चुकी है, सिर्फ 2 लाख रुपए बच रहे हैं उनकी निधि में, जबकि 3 महीने बाकी हैं अभी। हाँ, तो समय बहुत कम बचा है आपके पास में, जितनी जल्दी आप जा सकते हो। अगर आपको कोई मदद चाहिए हो तो आप ले जाके, नहीं तो अगर ये पैसे खत्म हो गए तो फिर आपको अगले साल बजट तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा वो तेंदुआ दिख गया है, फिर भी अभी बाहर घूम रहा है वो, मऊ में हाथ में नहीं आ रहा है वो। और बस प्रयागराज जाने का कोई मामला है नहीं, बड़े प्लाटों पर अवैध कॉलोनी को वैध करने का काम भी हो चुका है। तो ये तो थी हमारी अखबारी खबरें। अब हम राजनीति की बात कर लेते हैं। तो राजनीति की बात में हम सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं जो दादा दयालु का और मतलब भैया का और दादा का आरके स्टूडियो का वीडियो है। और कल जिस हिसाब से उत्साह दिखा है दोनों के बीच में, वैसे भी भैया ने जिस प्रकार से प्यार का उमड़ा है उनका दादा दयालु के लिए, वो देखने लायक है। और कल उन्होंने अंटी भी खेली, बड़े दिनों बाद उन्होंने कंचों को निशाना लगाया। हालांकि वो कंचों के शौकीन तो कम है, मेरे को ऐसा लगता नहीं कंचों के शौकीन होंगे वो, पर फिर भी उन्होंने कल बड़े आराम से कंचों को ताड़ा है कल। और हालांकि परदेशपुर में मील एरिया में रहते हैं तो ये सब खेल तो जानने ही पड़ते हैं वहाँ पे रहने के लिए आपको। और दादा दयालु ने जो है कल फिर एक बार हुचका पकड़ा, बेचारे 20-22 साल से हुचकी पकड़ रहे हैं, अभी तक जो है उनको पतंग उड़ाने को नहीं मिल रही शेखर जी। तो कल दादा पर उमड़ा था भैया का प्यार। और दूसरा ये है कि चित्रकूट के बाद आया था भैया के चेहरे पे निखार, और एक झलक आप चाहें तो देख ही लेंगे, आप वीडियो के अंदर देख लेते हैं। और दूसरा ये कि आज आ सकती है भाजपा के अध्यक्षों के नाम। तो पहले अपन दादा बात कर लेते हैं कि दादा कल जो है जिस प्रकार से पतंग उड़ाई गई है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पतंग उड़ाने वालों में दोनों की जोड़ी ही रही, क्योंकि बाकी नेताओं का तो मेरे को नहीं मालूम कि उड़ा रहे थे, पर ये सब जगह दिखे। क्या है ये दोनों नेताओं की खासियत है, इंदौर में कोई भी त्योहार हो ये दोनों जोड़ी दिखी जाती है। और पतंग ये आज से नहीं उड़ा रहे हैं, वर्षों से उड़ा रहे हैं। और पतंग उड़ाने में हमने हमेशा देखा है कि दादा जो है कैलाश जी का उसका ही पकड़ते हैं, और उसका पकड़ के ही यहाँ तक इनकी डोर चली आ रही है। और इन दोनों में एक आपसी सामंजस्य देखिए, तालमेल और सामंजस्य देखिए कि हमेशा दादा उचका पकड़ के ही खुश हैं, और बेचारे विधायक पे विधायक बने जा रहे हैं, विधायक से विधायक, पर उसके से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर ठीक है, उनका लगाव है कैलाश जी को लेकर, और एक बड़ा अच्छा था। और कल दादा एक नए रूप में दिखाई दिए, बढ़िया चश्मा वश्मा लगा के, और चेहरे पे खिलखिलाता हुआ चेहरा दिख रहा था। और उनका कपड़ों का अंदाज जो पहनने का था कल, वो भी एक अलग था। हाँ। तो कल बड़ा एक अजीब सा चिमन बाग मैदान हो गया, एक आपका वहां हो गया बाणेश्वर कुंड पर ये लोगों ने जो पतंगबाजी की है वो देखने लायक एक आकर्षण का केंद्र है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है शेखर जी इस पूरे मामले में कि दादा को मालूम है कि ढील कितनी देना है तो इसीलिए आप अच्छा कैलाश जी दूसरे भरोसा करते नहीं है कि किसी और को हुचका देते, तो उनको मालूम है कि आदमी ऐसा होना चाहिए अपने पास में जो ढील उतनी दे जितनी जरूरत हो। एक अच्छे ज्यादा ढील दे दी जाए तो मांझा उलझ जाएगा। एक अच्छे पतंगबाज की एक खासियत होती है, उसकी कामयाबी है वो तभी पतंगे काट पाता है सबकी, जबकि उसका हुचका पकड़ने वाला कोई समझदार व्यक्ति हो। और इसीलिए कल उन्होंने जिस प्रकार से हुचके में पतंगे काटी है, वैसे भी मुझे ये मालूम है कि अगर कैलाश जी अगर पतंग उड़ाने पे आमादा हो जाए तो चुन चुन के पतंगे काटना शुरू करते हैं। अगर उनको लग गया कि आप मैं छोड़ूंगा नहीं किसी की पतंग, तो चाहे कान भात उड़ रही हो चाहे परियल उड़ रही हो, फिर वो सबको एक लाइन से काटना शुरू कर देते हैं। तो ये तो था कैलाश जी का और रमेश जी का मामला। आंटी भी खूब खेली कल उन्होंने। इसके अलावा शहर में आज जो सबसे बड़ी चर्चा रही वो रही भाजपा की तमाम जगहों की सूची में नाम आते जा रहे हैं नगर अध्यक्ष जिला अध्यक्षों के लेकर, पर अभी तक इंदौर का मामला वहीं का वहीं फंसा पड़ा है। मुझे तो फिर भी लगता है, मैं शेखर जी अभी मुझे ऐसा लगता है कि साथ जब प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके बाद ये नाम आएगा। फिर भी आपका क्या कहना है? मेरा कहना मतलब ये है कि जब जबलपुर भोपाल सरी के बड़े शहरों में नाम आ गए हैं तो इंदौर का नाम भी अब आ ही जाएगा। और चूंकि कैलाश जी सबकी पतंग काट के आ चुके हैं दिल्ली में, तो मुझे ऐसा लगता है और कैलाश जी बेफिक्र होकर पतंग उड़ा रहे हैं इंदौर में। उसके बाद कल रात से उसके बावजूद भी जो उम्मीद करके बैठे हुए हैं
कल रात से वे उम्मीद करके बैठे हैं कि कब सुबह होगी, सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि कब शाम होगी, अब तो सूची आ जाए, अब तो सूची आ जाए। नजर सोशल मीडिया पर है, इधर उधर फोन लगा के पूछ रहे हैं। मुझे कहीं नहीं, जो दावेदार हैं वे फोन लगा के पूछते हैं भाई साहब क्या चल रहा है, अब भाई साहब क्या चल रहा है, मैंने कहा आप ही का नाम आ रहेगा, अब सबको खुश तो रखना होगा ना हमें। नहीं नहीं, देखिए हमारा काम है, हमको डॉक्टर तो है नहीं कि उम्मीद से तो हम उसको चेकअप करवा लें, हमारा काम तो ये है नहीं। पर फिर भी जो लोग उम्मीद से, उनको थोड़ी थोड़ी देर में चेकअप कराते रहना चाहिए हार्ट वगैरह का, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि परिणाम गलत आ जाए तो दिक्कत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप धैर्य रखिए, जो भी परिणाम भाजपा की तरफ से आएगा, जो भी नगर अध्यक्ष होगा वो अच्छा होगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हरिभजन, नहीं तो वोटेंगे कपास हम लोग। और ये तो थी हमारी आज की राजनीतिक चर्चाएं जिस पर हम बात कर रहे थे। एक बार फिर हम आपसे आग्रह करेंगे कि कृपया सहयोग दीजिए, कृपया इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम और बेहतर कार्यक्रम आपको बना के दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।